जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्वाति आर्या और आप देख रहे हैं युद्ध भूमि, जहां खबरें नहीं हालात का पूरा विश्लेषण होता है। कल तक हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पीस टॉक के दूसरे दौर में शायद कोई ठोस नतीजा निकले, लेकिन ताजा घटनाक्रम बता रहे हैं कि बात बनती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर को लेकर अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट पाकिस्तान को सौंप दी है और साफ कह दिया है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्थायी शांति और युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें रख दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हमारे पास सारे पत्ते हैं। ईरान के पास अब ना सेना बची है और ना ही नेतृत्व। इसी बीच आज सुबह अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग की घटना। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। होटल में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर गिरफ्तार हुआ है। इस पूरी घटना को भी हम विस्तार से समझेंगे। उधर अमेरिका के साथ टकराव शुरू होने के बाद से ही ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर रखा है। बिल्कुल, जिस पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी, जिस पर ईरान का साफ संदेश है नाकेबंदी जारी रही तो जवाब भी जारी रहेगा। और अब सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ने वाले हैं? क्या युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और क्या कूटनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है? इन तमाम बड़े सवालों पर आज युद्ध भूमि में होगी गहन चर्चा हमारे खास विशेषज्ञों के साथ। बने रहिए हमारे साथ अगले 1 घंटे, क्योंकि यहां हर खबर का होता है पूरा विश्लेषण। युद्ध भूमि में हमेशा से ही हमारा जोर रहा है कि अगर कोई भी युद्ध खत्म करना है तो उसका रास्ता कूटनीति या फिर शांति के टेबल से ही होकर जाता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों ही पक्ष आमने सामने बैठने को तैयार ही नहीं है तो शांति की शुरुआत आखिर कैसे होगी? बिल्कुल, ईरान और अमेरिका दोनों ही सीधे संवाद से पीछे हटते दिख रहे हैं और यही वजह है कि मध्यस्थता की कोशिश कर रहा पाकिस्तान भी फिलहाल बेअसर नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन अहम बात यह रही कि वो अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ही वापस लौट गए। अपने इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ हसन मुनीर और कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तों की पूरी लिस्ट सौंप दी है। बिल्कुल, इसके साथ ही अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां भी साफ तौर पर रखती हैं और सबसे बड़ा संकेत, ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दो टूक कहा कि ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। और इसी बीच घटनाक्रम ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। ये दोनों ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को भ्रमित बताते हुए कहा कि दौरे में उनका काफी वक्त बर्बाद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि ईरानी लोग नेतृत्व के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हमें जिससे भी निपटना होगा हम निपटेंगे। समझौता इतना जटिल नहीं है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader. They will not have a nuclear weapon. It's very simple. और फिर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया। ईरान को लेकर उन्होंने कहा कि ईरानियों से सिर्फ फोन पर ही बातचीत की जाएगी। We have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are. Very importantly. तो अब सवाल यही है कि कल तक जहां बातचीत और शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, क्या वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं उनका वक्त बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान गेंद अमेरिका के पाले में डाल चुका है। तो क्या अब फोन डिप्लोमेसी ही नया रास्ता बनेगी या फिर शांति के लिए कोई नया मंच, नया फॉर्मेट तलाशना होगा? इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर आज हम करेंगे गहन चर्चा अपने विशेषज्ञों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट्स पर, जो कि मेरी सहयोगी स्वाति बताएंगी ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, अब आज के सबसे पहले आपको तमाम जो बड़े अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इस्लामाबाद से खाली लौटे अरागची।
आपको बता दें सबसे बड़ा अपडेट जो है वो आज का सामने निकल कर आया। उसके बाद देखिए शहबाज और मुनीर से अहम उनकी मुलाकात हुई। जब वो वहां पर पहुंचे यूएस डेलीगेशन से बातचीत नहीं हो पाई। इसके अलावा देखिए शहबाज और मुनीर से अहम मुलाकात हुई और जो अपना जो मैसेज था उनके थ्रू जो है ईरान की तरफ से, क्योंकि पहले ही साफ कर दिया गया था कि हम पाकिस्तान को अपना मैसेज देंगे और वो मैसेज उसके बाद वो यूएस तक पहुंचाएगा। तो ये जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई। देखिए पाक बना ईरान का मैसेज चैनल, क्योंकि पाक की तरफ से ही तमाम जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाई जाएंगी यूएस को। अब देखिए अगली चीज आपको बताते हैं, जंग खत्म करने का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार यहां पर हो चुका है। इसके अलावा देखिए ईरान का शांति प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। जो शांति प्रस्ताव ईरान की तरफ से रखा गया था वो अमेरिका ने खारिज कर दिया है और अमेरिका की तरफ से भी देखिए साफ ये कर दिया गया है कि सीधे जो बातचीत है वो नहीं होगी। इसके अलावा देखिए फोन डिप्लोमेसी पर ट्रंप का जोर है। इससे पहले हम आपको सुनवा भी रहे थे कि ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने निकल कर आया कि अब वो सिर्फ जो है वो फोन पर बात करेंगे, यानी कि जो आमने सामने टेबल पर बैठकर बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाएगी, अब फोन पर बात होगी। लेकिन क्या वो भी सफल हो पाएगी या नहीं, ये यहां पर लगातार जो है वो सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग का जो खतरा है वो और भी ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम जो चीजें थी देखिए जो आज की बड़ी बातें थी जो सामने निकल कर आई है इस युद्ध को लेकर, और भी तमाम जो चीजें आप तक पहुंचाते। देखिए डील दूर लेकिन तनाव देखिए अभी भी बरकरार है, क्योंकि कोशिश की जा रही थी इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी दूसरे दौर की वो शायद हो सकती है कि सफल हो जाए, लेकिन वो तो होता हुआ नजर नहीं आया है, वो भी विफल हो चुकी है। इसके अलावा देखिए डिप्लोमेसी फिर फेल हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रंप के लगातार हम बयान भी आपको सुना रहे हैं। डिप्लोमेसी फिर जो है ये जो हम तमाम बातें देख रहे हैं वो आगे और बढ़ेंगी या फिर नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। बातचीत का ट्रैक टूट चुका है, हम लगातार आपको बता रहे हैं जो इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी वो तो अब देखिए नहीं होगी, लेकिन अब जब फोन के संकेत यहां पर दिए हैं कि फोन पर बात होगी वो भी आगे बढ़ेंगी या फिर नहीं, ये अभी भी यहां पर सवाल बना हुआ है। पहले दौर जैसा नाकाम अंजाम जो है वो अब भी यहां पर मिल चुका है, क्योंकि 20 घंटे की मीटिंग हुई थी, जो बातचीत हुई थी, लेकिन वो भी जो है वो विफल हो गई है। इनडायरेक्ट टॉक्स भी जो है अब वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो अगला अपडेट आपको बता रहे हैं, सैंक्शन नेवी ब्लॉकेट पर स्टैंड ऑफ यहां पर अभी भी जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर हम हॉर्मुज की स्थिति की भी बात करें वहां पर लगातार अमेरिका की नाकेबंदी है और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता है वो समझौता नहीं करेगा, वो बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए बड़े मतभेद अभी भी बरकरार हैं, चाहे हम हॉर्मुज की बात करें, चाहे हम संपत्ति को लेकर बात करें। इसके अलावा यूरेनियम का भी जो मुद्दा है वो भी, उसको लेकर भी कुछ चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये भी अभी महत्वपूर्ण जो हम कह रहे हैं पॉइंट्स हैं वो अभी भी दोनों के बीच बरकरार है, इन पर अभी भी कुछ भी क्लियरेंस यहां पर नहीं मिलती हुई दिखाई दी है। तो ये तमाम अपडेट्स प्रेरणा आज के रहे, और जिस तरह से हम लगातार ट्रंप को सुन भी रहे थे कि देखिए अब वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब फोन डिप्लोमेसी होगी। बिल्कुल फोन डिप्लोमेसी होगी और साथ ही साथ उनका डेलीगेशन जो जाने वाला था उसको भी कैंसिल आउट कर दिया गया है और अब बात जो है फोन डिप्लोमेसी पर आ गई है। लेकिन जो लिस्ट ईरान ने सौंप दी है, क्या वो लिस्ट पर अमेरिका राजी हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम रोज बैठते हैं, अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा करते हैं। आज भी हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने विदेश मामलों के जानकार, रिटायर्ड कॉलोनल राजीव रंजन रक्षा विशेषज्ञ, चारों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज की सबसे बड़ी खबर यही रही थी कि जो डेलीगेशंस की मीटिंग हो रही थी, या कह सकते हैं कि जो पार्टी रखी गई थी, डिनर पार्टी रखी गई थी, उस दौरान जो है अटैक करने की कोशिश की गई ट्रंप पर, उस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जो ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची गए थे बातचीत करने के लिए, वो लिस्ट तो थमा दी गई है, लेकिन क्या उस लिस्ट पर एक टिक भी लगा पाएगा अमेरिका या फिर फोन डिप्लोमेसी की नौबत आएगी? जय हिंद प्रेरणा, जय हिंद स्वाति। देखिए आपको एक बात मैं बताऊं कि अभी हमें किसी को नहीं मालूम कि जो लिस्ट थमाई गई है उस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही लिस्ट की भनक डोनाल्ड ट्रंप को पड़ी है उन्होंने उस लिस्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं वो उस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति यह है कि वो अगर एक फेस सेविंग ऑफ रैंप यहां से नहीं निकाल पाते तो वो उनकी एक बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, उसको कहूंगा मैं, हार होगी। इसलिए उनको कोई भी ऐसी चीज
जो कि उस एग्जिट को के से दूर है, वो उनको मंजूर नहीं होगी। अब उसके एग्जिट के जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा HEU वाला, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का। जब वो ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे कि आप अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करें, 20 वर्षों के लिए बंद करें, और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको या तो अमेरिका को या किसी और देश को सौंपें। आप हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रख सकते, आप किसी भी प्रकार से परमाणु बम हासिल करने की और अग्रसर नहीं हो सकते। बनाना तो दूर की बात है, अग्रसर भी नहीं होने दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि देखिए शुरू से मैं ये कहता, हम लोग ये बात करते रहे हैं कि अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण इस पूरे इलाके में युद्ध को शुरू करने का ये था कि ये इलाका विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न इलाकों में से एक है, और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रहे थे। आज लगभग पूरा पश्चिम एशिया उनके साथ है, सिर्फ एक ईरान जो था वो उनके खिलाफ था और वो उनके साथ नहीं आ पा रहा था। और अगर उनको इस संसाधन संपन्न क्षेत्र को कंट्रोल करना है, इस पर नियंत्रण करना है, तो उनको ईरान को या तो ईरान से हाँ भरवानी पड़ेगी या फिर ईरान के ऊपर नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो इस रूट को, जो एनर्जी का दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है, उस रूट को कंट्रोल कर सके। वो बात थी। तो हैविंग सेड दैट, अगर ये उनकी बात उनका इशू था, तो हॉर्मुज का जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा तब तक अमेरिका को ये बात भी मंजूर नहीं होगी। तो जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो उनके लिए एटॉमिक जो एनरिचमेंट है वो नॉट नेगोशिएबल है, हॉर्मुज नॉट नेगोशिएबल है, और शायद उनके द्वारा, ईरान द्वारा प्रॉक्सीज को मदद करना नॉट नेगोशिएबल है। मिसाइल प्रोग्राम पे वो शायद थोड़ी बहुत थोड़ा टोन डाउन या लचीलापन दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन 2-3 चीजों पर उनकी पूरी नजर रहेगी। और यही कारण है, ईरान ने जो अपने शर्तें दी होंगी उसमें ये 3-4 शर्तें शामिल होंगी। शायद ईरान भी थोड़ा लचीलापन परमाणु विस्तार की बात पर दिखाए, लेकिन हॉर्मुज पे उसको भी कोई, मुझे लगता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, और वो लगातार अपना मिसाइल ड्रोन कार्यक्रम आगे बढ़ाता रहेगा। इस वजह से ये जो इशू है कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेलमेट में फंस गया है कि कुछ नहीं हो सकता। एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा कि आज की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थिति है, उससे सर्वाधिक नुकसान किसको हो रहा है? वो है ईरान। ईरान का 65 से 75% जो उसकी निर्यात का जो इनकम है वो तेल और गैस पे आधारित है। तेल और गैस पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है, और अगर वहां से तेल और गैस ईरान का निर्यात नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, तो ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त दबाव आएगा। और इसका एक और असर होगा कि जो उनके कुओं में प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, उनके पास उस चीज को स्टोरेज, भंडारण की क्षमता लिमिटेड है, और अगर वो भंडारण की क्षमता पूरी हो गई और उनका निर्यात सुचारू रूप से नहीं शुरू हुआ, तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये बात ईरान को भी शायद कहीं ना कहीं पता है, इसीलिए अरागची जो है वो एक वेरी क्विक ट्रिप पे पाकिस्तान गए, फिर वहां से ओमान भी जाएंगे, ओमान से बातचीत करेंगे, क्योंकि ओमान भी एक बहुत जबरदस्त स्टेक होल्डर है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक सिरा ईरान, ओमान के पास है, और शायद वो रूस का भी अपनाने का प्लान कर रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि आज आर्थिक रूप से बहुत अधिक दबाव ईरान पर है, और बहुत कब यही देखना होगा कि कब व्हेन विल दे विंक। प्रेरणा। ठीक है अनुज माथुर सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपने सामने तो बातचीत जो है वो असफल हो चुकी है, लेकिन ये जो फोन डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो भी कारगर यहाँ पर होती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी? हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर लाइफ टाइम सर। और लगातार हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो दूसरे दौर की वार्ता थी, जो बातचीत थी, वो तो अब सफल नहीं हो पाई है। यूके देवनाथ सर, ठीक है, हम जाएंगे यूके देवनाथ सर के पास। अनुज माथुर सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि हम सुबह भी इसको लेकर बात कर रहे थे
कि अब क्या आगे रास्ता बचता है, क्योंकि जब पहले दौर की वार्ता हुई थी उस दौरान देखिए जब हम जेडी वेंस को सुनते हैं तो उन्होंने जो गेंद थी वो ईरान के पाले में डाल दी थी, लेकिन अब सेकंड टाइम में हम देखें तो ये रिवर्स हो गया है। अब ईरान ने जो पूरी गेंद है वो अमेरिका के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जो पॉइंट्स हैं वो रख दिए हैं यहाँ पर, अब अमेरिका क्या डिसीजन लेता है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि तमाम चीजें जो हैं वो शांति की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती भी है, जब हम कह रहे हैं कि एक टेबल पर तो दोनों एक साथ बैठ नहीं पाए हैं, बातचीत नहीं हो पाई है, तो फोन पर क्या होती हुई नजर आएंगी, उन पॉइंट्स पर सहमति बनती हुई नजर आएगी सर? इसकी दो चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो ये शुरू से मेरा मत रहा है और मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता हूं कि जो मीडिएटर है उसका चुनाव कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से हुआ, वो मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो चुनाव सही नहीं था। एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट ईरान के साथ भी है, ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी है, क्योंकि यूएस समझता है पाकिस्तान की क्या क्या है। और सबसे बड़ी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इस पूरे युद्ध में, इस पूरे संघर्ष में इजराइल है। और वो जो मीडिएटर, जो जगह जहां पर बातचीत हो रही थी, वो इजराइल को मान्यता ही नहीं देगा, वो उनका वो वजूद ही नहीं मानते इजराइल का। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की सकारात्मक वार्ता होने की उम्मीद वैसे भी बहुत कम थी। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत उन्होंने प्रयास, अच्छी बात, लेकिन मेरा ये मानना है कि यही प्रयास अगर कहीं और होते, ओमान में या तुर्की में या कहीं और, तो शायद इसका परिणाम भिन्न हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जब पहली बार दौर की वार्ता होने वाली थी, तब कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक ब्लॉकेड की परिस्थिति नहीं आई थी, और उस समय ये माना जा रहा था कि ये युद्ध अगर लंबा चलेगा तो उससे अमेरिका को नुकसान है। आज की परिस्थिति में चूंकि एक इफेक्टिव ब्लॉकेड लगाया हुआ है, जो देश विच इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, स्वाति, इज ईरान इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से बहुत दबाव उनके ऊपर है, उनके अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, और ज्यादा वो श्रिल होएगी जो रेटोरिक है उसकी। मैं आपको वजह बताता हूं कि जब भी देखिए एक लिमिट तक आप इतना ज्यादा डेवास्टेशन, इतनी भुखमरी, इतनी इन्फ्लेशन, इतनी बेरोजगारी, इतनी हालात खराब, जो आर्थिक कुप्रबंधन है वो दिखाई दे रहा है अब ईरान में। और शायद मैं ये कह नहीं रहा हूं कि होगा, ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, वहां के लोग बहुत बड़े लड़ाके हैं, ये मैं सब बातें मैं मानता हूं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक होता है। आप घास की रोटी खा के, कई बार कहा मैंने कि आप महाराणा प्रताप की तरह लड़ते हुए नहीं जा सकते। तो अभी ईरान जो है, उनके पास समय की कमी है, दोनों तरीके से, आर्थिक रूप से और अपने निर्यात की रूप से। इस वजह से इस बार जो है वो पूरी की पूरी पहल ईरान को करनी पड़ी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा नहीं था, और जब वो वहां बात नहीं होने वाली थी डायरेक्ट, तो उन्होंने अपने दोनों दूतों को, विशेष दूतों को भेजा नहीं। तो ये भी एक बात समझने की है। तो आज ईरान की परिस्थिति ये है कि डेस्परेशन इस युद्ध को खत्म करने का ईरान में अमेरिका से ज्यादा हो गया, ये मेरा मानना है। तो इस वजह से ईरान ये प्रयास कर रहा है। जी माथुर सर, देखिए अब मैं आपसे एक शॉर्ट में चाहूंगी कि आप जवाब दीजिएगा कि हम शुरुआत से डिस्कशन करते आए हैं, जब से डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, कि एक तरफ अमेरिका बात करता है कि डिप्लोमेसी हो जाए, बातचीत से कोई रास्ता निकल आए, दूसरी तरफ वो ब्लॉकेड कर रहा था, वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। और अब जब ईरान की कंडीशन है कि उसका टोन डाउन भी होता हुआ दिख रहा है, उसने लिस्ट भी थमा दी है, अब अमेरिका को पर कॉल छोड़ दिया है, यानी कि अमेरिका का जो विजन था, जो टैक्टिक था उसका प्रेशर डालने का, उसमें वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, यही बात मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि आज परिस्थिति अमेरिका के पक्ष में इसलिए मुझे जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि ब्लॉकेड से सबसे ज्यादा नुकसान, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी देशों का नुकसान नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है। बाकी ऑल्टरनेटिव रूट्स आपने निकालने शुरू कर दिए हैं। सऊदी का जो तेल है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कम मात्रा में जा रहा है, लेकिन जा रहा है,
और अलग अलग तरीके से आपने फुजेरा से तेल का निर्यात शुरू कर दिया है। आपने ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि किसी तरह से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि अभी कॉम्बेटाइज्ड है उसको अवॉइड करके आप निकल जाएं। तो जो पहले 20-22% तेल जो ऊर्जा इस जगह से प्रभावित होती थी वो ऑलरेडी 10% कम हो चुकी है। और जो आज की तारीख में जो पूरी दुनिया के ऊपर दबाव इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से है वो 10-12% मेरी समझ से ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि आपने ऑल्टरनेट तरीके निकाल रखे हैं। ये भी कहा जा रहा था, ये मेरा मानना है कि आज की परिस्थिति में ये जो ब्लॉकेड लगाया है, इस ब्लॉकेड ने सारा गेम चेंज कर दिया है। और ये इसकी वजह यही रही है कि इस ब्लॉकेड से 2 देश प्रभावित सबसे ज्यादा हुए हैं। एक तो चीन, क्योंकि चीन का 90% ईरान का तेल चीन जाता था, उसको परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं। और दूसरा, ईरान को न केवल तेल, न केवल गैस, बल्कि अपनी बाकी चीजों के लिए, चाहे वो केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, कोई और खनिज हो, खाना हो, फूड सिक्योरिटी हो, हर प्रकार की चीजों के लिए ईरान को दबाव सहना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस ब्लॉकेड की वजह से अमेरिका दबाव डालने में सफल शायद रहा है, और इसी वजह से वो अब पहले से ज्यादा अथॉरिटेटिवली अपने दे आर कॉलिंग द शॉट्स। ठीक है माथुर सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स। दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा, सबसे अभेद्य घेरा, जहां कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जिन पर 2024 के जानलेवा हमलों के बाद सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई, उसी ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी सेंध लगी है। जी हां, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का हाई प्रोफाइल इवेंट, चारों तरफ कड़ी सुरक्षा, वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी, और तभी अचानक गोलियों की गूंज। जी हां, डिनर के दौरान फायरिंग, होटल के बॉलरूम के बाहर हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, और उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मेहमानों से बातचीत कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। डिनर में गोलियां चलती हैं, फायरिंग की आवाज सुनते ही हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। मेहमान मेजों के टेबल के नीचे छिप गए, और तभी सक्रिय हुआ सुरक्षा तंत्र। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत एक्शन लिया। ट्रंप को चारों तरफ से घेरा गया। कुछ ही सेकंड में उन्हें और मेलानिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद एक एक कर सभी मेहमानों को भी बाहर निकाला गया। पहले खबर आई हमलावर ढेर, लेकिन बाद में खुद ट्रंप ने साफ किया कि हमलावर जिंदा पकड़ा गया है। यहां तक कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हमलावर की तस्वीर भी शेयर की। हमले के बाद ट्रंप सामने आए, मीडिया को संबोधित किया और सुरक्षा बलों के त्वरित एक्शन की तारीफ भी की। बिल्कुल, और इसके अलावा really understood that pretty quickly. Other people didn't. I was watching to see what was happening. Probably should have gone down even faster. Melania was very cognizant, I think, of what happened. I think she knew immediately what happened. She was saying, "That's a bad noise," and we were whisked away along with other people, but we were really whisked away. And again, the performance of the Secret Service and the police, all of the law enforcement, I thought was really good. So it was very quick. There wasn't a lot of time to be thinking, because it was a matter of seconds before we were out the door and gone into an area. We very much, and you wanted to too, we very much wanted to continue it, because I don't like to let these sick people, these thugs, these horrible, horrible people change the fabric of our life, change the course of what we do. और वहीं इसके अलावा आप इन तस्वीरों को भी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्रंप के पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि संदिग्ध सिक्योरिटी बैरिकेड को पार करके भाग रहा है और सीक्रेट सर्विस एजेंट उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है? दूसरा, जब सुरक्षा इतनी सख्त थी तो फिर ये चूक कैसे हो गई? क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ? क्या सुरक्षा घेरे में कहीं अंदरूनी खामी है, या फिर खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है? और इसके अलावा भी ऐसे कई और बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये
कि सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, सीक्रेट सर्विस क्या फेल हो गया, गन अंदर कैसे पहुंची, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच शूटर का टारगेट क्या था, क्या ट्रंप ही थे या मकसद कुछ और था, हमले की पीछे की मंशा क्या थी, ट्रंप का दुश्मन कौन और किसने रची साजिश, बार बार निशाने पर ट्रंप ही क्यों है, क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ वीवीआईपी सिक्योरिटी पर, यह बड़ा सवाल है। और सबसे अहम कि क्या दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लीडर भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहे हैं। इन्हीं बड़े सवालों पर आज युद्ध भूमि में होगी तीखी बहस। हमारे खास साथ जो हैं वो खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जो है वो बने हुए हैं, उनसे भी इसको लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी बातें हम बता देते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप के मुताबिक हमलावर कई हथियारों के साथ जो है वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मौके पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के बहादुर जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू में ले लिया। और इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं। बिल्कुल, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात है, हमलावर कई हथियारों के साथ आगे बढ़ा, सीक्रेट सर्विस ने काबू में किया, करीब से चली गोली, एजेंट बचा, बुलेट प्रूफ जैकेट ने जान बचाई उस एजेंट की। हमले को लेकर ट्रंप का बयान कि ऐसे खतरे असर डालने वालों पर आते हैं। हमलावर हिरासत में लिया गया, पूछताछ से खुलेंगे कई राज और ईरान जंग पर असर नहीं। ट्रंप ये कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि मिशन नहीं रुकेगा। तो हमारे साथ राजीव रंजन सर मौजूद हैं, अर्जुन माथुर सर की मौजूदगी है। राजीव रंजन सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि आप इस अटैक को कैसे देखते हैं। ये जो कोशिश की गई, पहले भी 2024 में इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी, एक बार फिर से ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है, लेकिन इन सब के बीच में बहुत बड़े सवाल हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी, अंदर हथियार के साथ कोई कैसे चला गया, क्या ये सिस्टम फेल हुआ, क्या इसके पीछे कारण आप देखते हैं सर? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर, वहां का राष्ट्रपति, जिसकी सुरक्षा सबसे मजबूत मानी जाती है, अवैध मानी जाती है, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, और इस तरह की चूक होना और लापरवाही होना काफी कुछ बताता है। देखिए, वो तो ठीक है, सीक्रेट सर्विस ने उसको पहले पकड़ लिया, नेल डाउन कर दिया, वो इंजर्ड भी हुआ, बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली, लेकिन वही अगर वो अंदर जाने तक में अगर वो सक्सेसफुल हो जाता, तो उसके बाद अगर कामयाब होने के बाद अगर अंदर जाके फायरिंग, जहाँ की पूरे कैबिनेट की वहाँ डिनर पार्टी चल रही थी, एक से बढ़ के एक अमेरिका के जो है यूएस के सारे गणमान्य वहां पर लोग वहां पर उपस्थित थे, और इस तरह अगर वहां पर फायरिंग हो जाती तो काफी बड़ा नुकसान और काफी लोगों की जान जाने का जरूर अंदेशा है, ऐसा हो जाता। और इस तरह की सुरक्षा में चूक होना बहुत बड़ी बात है। अब सारी चीज है जो ये क्या एक ये सिरफिरा बंदा है जिसने इस तरह का अटैक किया है, जाके ठीक है ट्रंप के प्रति या ट्रंप के नीति के प्रति उसकी रंजिश हो, उसके प्रति वो नहीं सहमति हो, उस तरह किया हो, या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश का हाथ है या अपोजिशन का हाथ है, ये चीज अभी ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन की बात है, और इसकी जो है जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी जाके पता चलेगा, या क्या ईरान का भी इसके पीछे हाथ है, तो ये सारी चीज आएगी। लेकिन एक चीज जरूर हमें मानना पड़ेगा, जो देखिए यूएस के अंदर ही जो है मिस्टर ट्रंप की लोकप्रियता बहुत घटती जा रही है। यूएस की साख कंप्लीटली ही जो पूरे दुनिया के सामने जो है पूरी ही एकदम धूमिल होती जा रही है। और जिस तरह का मैं कहूंगा, अगर मिस्टर ट्रंप के बारे में यही कह सकता हूं, एक सनकी राष्ट्रपति वहां पर आ गया है, पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है लेके। उसको ईरान ने क्या बिगाड़ा था, जाके उसने उसके ऊपर अटैक किया। हॉर्मुज खुला हुआ था पहले, इसने हॉर्मुज को बंद करा दिया, एक ताला फिर ईरान ने लगा दिया, इसने जाके दूसरी ताला लगा दी। तो ये कहीं भी औचित्य नहीं है, कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, जो आप जान के पूरे दुनिया को जो है संकट में डालने की कोशिश कर रहे हो। पूरी दुनिया इसके खिलाफ है। इसके अलावा आप अगर समझौते की भी बात कर रहे हो, आप समझौते में किसको भेज रहे हो? लगता है जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो, जो आप भैया उसमें ठीक है आपकी एक जी हजूरी वाइस प्रेसिडेंट है, एक आपके साथ गोल्फ खेलने वाले पार्टनर है विटकॉफ, और आपके दामाद कुशनर। तो क्या वो भैया देश की नीति वहां पर तय करने जा रहे हैं? यूएस इतनी बड़ी देश है जिसकी इस तरह से मतलब उसका एक समझौता, एक तरफ दादागिरी और दूसरी तरफ समझौते की बात। जी, आप समझौते की बात कर रहे हैं सर, उसी पर मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये तो मुझे अलग लगते हैं कि एक तरफ आप समझौते की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ दादागिरी भी कर रहे हैं, प्रेशर भी डाल रहे हैं। तो ऐसे कैसे डिप्लोमेसी की और बातचीत की मेज सज सकती है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, भले कितनी भी हम बता दें यूएस महान है, लेकिन उसकी काफी शक्तिशाली है, सेना उसकी काफी शक्तिशाली, लेकिन आज तक
अगर 9 देश के पास न्यूक्लियर ताकत है तो किसने केवल इस्तेमाल किया? मेलोनी ने सही कहा, जो 9 कंट्रीज हैव गॉट द न्यूक्लियर डिस्टिंग कैपेबिलिटी, लेकिन अगर आज तक किसी ने इस्तेमाल किया तो केवल यूएस ने किया है, और केवल वो धमकी देता है इस्तेमाल करने का, बाकी सब इस तरह नहीं करते हैं लेके। और आज तक जापान पे न्यूक्लियर अटैक के बाद ये पूरी दुनिया को धमका के वहां से उनका धन हड़पा है, एक्सटॉर्शन किया है। जहां भी खनिज नजर आया है, जहां भी इनको सोना नजर आया है, दुनिया से सोना क्या, जो भैया ठीक है हमारे पास रखो, हमारे पास सेफ कस्टडी में होगी, उसके बदले उसने डॉलर इशू किया। उसके बाद क्या कहा उसने, पूरी मुकर गया जो भैया डॉलर के अब उसकी गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उसने पूरे दुनिया का धन हड़पा है, ये पूरी दुनिया अब समझ गई है। नाटो को हर देश को जो है एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने के बहाने वहां की सिक्योरिटी को कमजोर कर दिया, वहां की सेना को कमजोर कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। केवल आप देखिए कुछ ही देश थे जो इसके नियंत्रण में नहीं आए, और हर समय कोशिश होती है सैंक्शंस लगा के, आप टैरिफ लगा के कैसे उनको कमजोर किया जाए। वो क्यों नहीं ईरान हो, क्यों नहीं इंडिया हो, क्यों चाइना हो। तो जो भी देश उसकी बात नहीं मानते हैं, उसकी मनमानी में नहीं आते हैं, दादागिरी में नहीं आते हैं, उनके प्रति हर कोशिश की जाती है कैसे उनको कमजोर किया जाए, कैसे उनको काबू किया जाए। ये मिस्टर ट्रंप की अभी और पहले भी यूएस के प्रेसिडेंट की, यूएस की नीति रही है। लेकिन अब जो है ये काफी जो है सामने आके इस तरह से बहुत ही ब्लंटली बोल रहे हैं, हम ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे, हम कनाडा को कब्जा कर लेंगे, हम क्यूबा को कब्जा कर लेंगे, ईरान को कर लेंगे, वेनेजुला को कर लेंगे, और बाकी देश को जिस तरह की धमकी दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं जो ये नीति जो यूएस की है, ये पूरे ही दुनिया को जो है उसके अगेंस्ट करती जा रही है, और खुल के अब जो दुनिया के देश है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और अब आगे जो मैं समझता हूं ये यूएस का पतन का जो है एक शुरुआत है। बिल्कुल ठीक है आपने। और अब फेस सेविंग के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसे वॉर में उन्होंने खुद को फंसा लिया है कि ना अब आगे जा सकते हैं, पीछे कुआं आगे खाई वाली बात हो गई। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। हम एक तरफ बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की भी कि ईरान का जो डेलीगेशन था, अब्बास अरागची पहुंचते हैं, अपनी लिस्ट थमा देते हैं कि हमारी ये शर्तें, हालांकि शर्तें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, अब गेंद जो है अमेरिका के पाले में है। सबसे पहले मैं चाहती हूं सर कि आप आगे क्या सिचुएशन बनते हुए देखते हैं। ईरान की तरफ से देखिए क्लियर हो चुका है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक हम टोन डाउन नहीं करेंगे, लेकिन टोन डाउन तो फिर भी किया ना ईरान ने, अब्बास अरागची तो पहुंचे। अब अमेरिका का क्या कॉल हो सकता है? प्रेरणा जी देखिए, ये जो समूचा मसला है इसमें इस समय ईरान की जो कूटनीति वो बेहतर तरीके से अपना काम कर रही है। सबसे पहले तो जब अरागची पाकिस्तान आए तो दुनिया में प्रचारित किया जा रहा था कि वो युद्ध के लिए आए, लेकिन वहां पर फिर एक ट्वीट आता है ईरान गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें कहा जाता है कि वो द्विपक्षीय वार्ता करने आए। अब उसके बाद उनका ओमान जाना और फिर रसिया जाना, और फिर रूस के जो विदेश मंत्री लावरोव, उनका फोन आता है इसहाक डार को, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान अब अपनी कूटनीति के मोहरों को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बखूबी उपयोग कर रहा है। एक तरफ तो यह है कि वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि जो हार्मुज के आसपास नाकेबंदी कर रखी है उसको हटा ले, और अमेरिका इसलिए भी दबाव में है क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव आने वाले, कांग्रेस के चुनाव होने वाले, सीनेट के 1/3 चुनाव होने वाले, और उस पर ट्रंप बहुत बड़े किरदार है। जो जिस हमले की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमला CIA ने करवाया या स्वयं करवा रहे हैं अपने आप पर, दुनिया को कैसे जो राष्ट्रपति दुनिया भर के देशों में जाते हैं वहां पर उनकी 3 लेयर सिक्योरिटी की बात कही जाती है, उनकी होटल के ऊपर और नीचे कोई रुकता नहीं है, वहां पर व्हाइट हाउस के पास इतना बड़ा कैसे हमला हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो ट्रंप है अब वो एक ऐसे किरदार है जो बहुरूपिया हो गए और उनकी चीजें बहुत सामने आने लगी, मतलब अमेरिका गहरे दबाव में है। तो अब इस समय बहुत क्लियर है कि लंबे समय तक आप हार्मुज पर यदि नाकेबंदी करता है अमेरिका, तो ऐसे में ईरान उस पर हमला नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि हम ईरान की जो नेवी उसको नष्ट कर चुके हैं, लेकिन जो सैटेलाइट से तस्वीरें आई है वो बड़ी खतरनाक है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो नेवी बहुत समंदर के बहुत अंदर ड्रोन जैसे बहुत छोटी छोटी जो पोत है वो अंदर बहुत तेजी से चल रही है, मतलब कि जो IRGC है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। ठीक है ब्रह्मदीप अलूने सर जी, क्योंकि यहाँ पे समय की कमी है, मुझे आपको यहाँ पर बीच में ही रोकना पड़ेगा, माफी के साथ चाहूंगी सर आपको रोकना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम बातचीत के लिए। अनुज माथुर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव रंजन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।